टॉपिक है दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम। और इसका सबसे पहले मैं वेटेज और कैसा टॉपिक चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इसका जेई में वेटेज के हिसाब से देखें तो एक क्वेश्चन तुम्हारा इसमें आ सकता है। प्रीवियस चैप्टर आरबीटी के हिसाब से ये रिलेटिवली लो है, लेकिन हाँ आ जाता है क्वेश्चंस, क्योंकि आगे के जितने भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग, उससे भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस है। साउंड वेव से तुम्हारा क्वेश्चन आएगा ही आएगा मुझे जैसा लगता है, क्योंकि हर साल इस पे क्वेश्चंस लगभग लगभग एक तो पूछा ही जाता है। तो और चैप्टर भी काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। ये चैप्टर में फॉर्मूले ज़्यादा रहेंगे, वेव्स हैं, अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा थोड़ा होना चाहिए। क्या होता है कि मैकेनिक्स इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैकेनिक्स पार्ट में हम लोग चीज़ों को देखते थे। हाँ ये ब्लॉक है, मूव कर रहा है, फील कर पाते थे, एक्सलरेट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ फोर्स लग रहा है, वर्क हो रहा है, पावर, ये सारी चीज़ हम लोग फील कर पाते थे थोड़ा थोड़ा। लेकिन जब से वेव्स की बातें करते हैं तो हम लोग इसको देख नहीं सकते हैं, तो हम लोग उसको फील नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली तुम अच्छे से पढ़ोगे डेप्थ में तो फील भी कर पाओगे। अदर क्या होता है कि फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं या फिर तुम्हें नहीं समझ में आता है तो फील कर पाना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको सिस्टम के साथ एक बार कनेक्ट करके तुम्हें पढ़ाऊँ, ताकि तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आए और तुम उसको प्रॉपर वे में रिलेट भी कर पाओ। जब साउंड वेव पढ़ेंगे तब तो वो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो जब बातें करूँगा मैं वेव्स के फॉर्म में बातें होगी, है ना। तो हवा में हमें कुछ दिखेगा नहीं कि हाँ किस जगह पे वेव्स मूव कर रहे हैं, किस तरीके से मूव कर रहे हैं, वो हमें दिखेगा नहीं। तो मेरा सबसे कहने का मतलब ये है कि फॉर्मूले तुम अच्छे तरीके से याद रखना, तुम्हें समझ में आए या ना आए, लेकिन फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। अगर तुम्हारे पास फॉर्मूलेज अच्छे तरीके से याद हैं तो तुम क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर पाओगे। लेट्स इट, सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करते हैं। तो एसएचएम है क्या चीज़? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसे सिंपल क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम लोग अभी सबसे सिंपल वाले सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन को स्टडी करना चाहते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी करा था डिफरेंट डिफरेंट मोशंस को स्टडी करना था। स्टार्टिंग से अगर मैं डिस्कस करूँ, रेक्टिलिनियर मोशन में स्ट्रेट लाइन डिस्कस करा कि पार्टिकल सिर्फ वन डायमेंशन में मोशन कर सकता है। फिर टू डायमेंशन का मोशन आया। टू डायमेंशन में क्या देखा? प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें कि मोशन इस तरीके से हो रहा था टू डायमेंशन में, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन। फिर थ्री डायमेंशन का भी मोशन हम लोगों ने देखा, या फिर मोशन इन टू डायमेंशन बट इन वेक्टर फॉर्म देखा था, है ना। और टू डी इन वेक्टर फॉर्म, रिलेटिव मोशन जिसमें था। रिलेटिव मोशन में हम लोगों ने एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी या फिर ऑब्जर्व करने की कोशिश करी थी, ठीक है। ये चीज़ देखा था। तो डिफरेंट डिफरेंट मोशंस मुझे दिखते जा रहे थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा? एक और तरह का मोशन देखा, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या देखा कि जो पार्टिकल है वो एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर घूम रहा है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है। और फिर अगर पॉइंट मास ना हो, वो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, तो रोटेशनल मोशन, है ना। देखा आरबीडी, जिसको रिजिड बॉडी डायनेमिक्स हम लोग बोलते हैं, जिसमें कि एक बड़ा सा थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर सकता है, और फिर उस पर फोर्सेस वगैरह भी कैलकुलेट करा था। तो देखो इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के मोशंस हम लोग देखते जा रहे हैं ना। पहले क्या था? स्ट्रेट लाइन, फिर टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, फिर सर्कुलर आया। ये एक और तरह का मोशन है। जब हम लोग एसएचएम पढ़ेंगे तो ये एक डिफरेंट तरह का मोशन है। जैसे कि मोशन यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये डिफरेंट तरह का मोशन कैसा है? इस वाले मोशन में जो पार्टिकल है वो एक फिक्स्ड लोकेशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है। आगे जाता है, फिर पीछे आता है, आगे जाता है, फिर पीछे आता है। तो ये एक अलग तरह का मोशन है जिसको हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला जो है वो पीरियोडिक मोशन है, उसे मैं बताता हूँ क्या है। पीरियोडिक मोशन, तो पीरियोडिक मोशन में क्या हो जाता है कि अगर कोई भी पार्टिकल अपने पाथ को रिपीट करे, रिपीट्स इट्स पाथ,
पहला कंडीशन ये होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट करना चाहिए, इन ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ऐसा है तो मैं उसे पीरियोडिक मोशन बोलूँगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अर्थ का रोटेशन सन के अबाउट, इसे क्या बोला जाएगा, पीरियोडिक मोशन। क्योंकि हर एक साल के बाद अर्थ क्या कर लेता है, वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है और वापस से उस पाथ को फिर से रिपीट करता है। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि सन स्टेशनरी है। अगर मैं रियल यूनिवर्स की बात करूँगा तो सन भी इनफैक्ट मोशन कर रहा है, और सन अगर इस तरीके से मोशन करने लगेगा तो इसके चारों ओर जो अर्थ होगा वो भी इस तरह का मोशन कर रहा है। तो बेसिकली अर्थ का मोशन जो है वो इस तरीके का हो रहा है। पता है ना, हर एक स्टार दूसरे स्टार के चारों ओर रिवॉल्यूशन करता है, और किसके चारों ओर सर्कुलर मोशन करता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो उसी तरीके से सन भी है, वो भी एक गैलेक्सी का पार्ट है, और गैलेक्सी के अंदर भी स्टार्स हैं। गैलेक्सी गैलेक्सी का सर्कुलर मोशन कर रहा है, बात क्लियर है ना। और स्टार एक दूसरे स्टार के सेंटर ऑफ मास के चारों ओर घूम रहा है, और इस तरीके से अर्थ स्टार के चारों ओर घूम रहा है, मून अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मोशन हो सकता है। तो एक टाइम पे एक ही मोशन हम लोग देखते हैं। या फिर फॉर एन एग्जांपल मोशन ऑफ ए फैन। अगर फैन को देखूंगा मैं तो जो पंखा है वो आराम से एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में घूम करके वापस से उस लोकेशन पे आ जा रहा है। तो इसे पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ज़्यादा डिटेल्स में जाते, रिपीट कर रहे हैं हम चीज़ों को, है ना। और जस्ट रिवीजन हो रहा है तो मैं उसी तरीके से तुम लोग को बताते जाऊंगा। नेक्स्ट इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन क्या है, वो सब पार्ट है पीरियोडिक मोशन का, सब पार्ट। सब पार्ट का मतलब कि पीरियोडिक मोशन के ये अंदर आता है। तो ऑसिलेटरी मोशन होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो तो ऑसिलेटरी मोशन होने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि वो अपने पाथ को रिपीट करे, रिपीट्स इट्स पाथ। दूसरा, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करे, इन ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। और ये जो दो कंडीशन है ये एग्जैक्टली किसके जैसा है, पीरियोडिक मोशन के कंडीशन के जैसा है। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन होने के लिए एक और कंडीशन नेसेसरी है, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, सभी को पता है टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है, आगे जाना पीछे आना, आगे जाना और पीछे आना। इसको हम लोग टू एंड फ्रो मोशन के नाम से जानते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा। तुम बोलोगे सर ये तो एसएचएम हो गया, नहीं एसएचएम नहीं हुआ ये। जैसे एग्जांपल में देखते हैं हम लोग, जैसे कि ये एक बॉल है जो कि सीलिंग से हैंग कर दिया और इसको रिलीज किया गया, तो ये इस तरह का मोशन करेगा। ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। तो इस तरह का मोशन होगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा। और भी इसमें एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि तुम्हारा मैं बोल दूं, जैसे कि ये एक बॉल है जो कि स्मूथ सरफेस पे रखा गया है, और इस बॉल को इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी दे दिया गया है, और कोलिजन जो है वो इलास्टिक है, E इज इक्वल्स टू 1।
और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, म्यू इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या करेगा, टक्कर खाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर टक्कर खाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर और इस तरह से मोशन ये कंटिन्यू करते रहेगा। तो ये क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे, बराबर। तो मैं बोल सकता हूँ ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर all oscillatory motions are periodic motion। सही है या गलत है सेंटेंस, ट्रू या फॉल्स? सही है। ट्रू। ट्रू है ना, ट्रू बोल सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर मैं बोलूं कि ऑल पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेटरी मोशन, तो क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स होगा ऑफ कोर्स। जो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्यूशन कर रहा है मून, या फिर सन के चारों ओर जो रिवॉल्यूशन कर रहा है अर्थ, वो पीरियोडिक है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। चलो ये हो गया हमारा ऑसिलेटरी। चलो नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसे चल। तो एसएचएम होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। पहला, रिपीट्स इट्स पाथ, बिल्कुल होना चाहिए। दूसरा, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट करें, repeats its path in a fixed interval of time, बिल्कुल। तीसरा, ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए, मतलब कि टू एंड फ्रो मोशन करना चाहिए, टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, बिल्कुल। तो ये तीनों कंडीशन किसके हैं, ऑसिलेटरी मोशन के हैं। ऑसिलेटरी मोशन होने के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन होना चाहिए एसएचएम होने के लिए, वो क्या है, डेट फोर्स ऑन द पार्टिकल शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। पता है ना ये बात? तो इसे हम लोग सिंपल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात आती है तो एफ इज इक्वल्स टू के एक्स रेज टू पावर एन होता है, और इसमें n का वैल्यू हम लोग लेते हैं 1, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ सिंपल की बातें कर रहे हैं। तो फॉर सिंपल n का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं। ज़्यादा डिटेल्स में अब इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आउट ऑफ द सिलेबस की बातें बता रहा हूँ मैं। तो जैसे ही मैं n का वैल्यू 1 कर लूँगा तो f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में k इंटू एक्स लिया गया, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। इसका मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और एक्स जो है हमारा वो मीन पोजीशंस होता है। तुम लोग को पता ही होगा मीन पोजीशन क्या है, तो मुझे अभी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं। मीन पोजीशन जहाँ पे नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है, 0। मीन पोजीशन। या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, पोजीशन वेयर नेट फोर्स इज 0। तो बिल्कुल दिमाग में डाल लो इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन क्या, उसका क्या डेफिनेशन है, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0। और इसी से ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जेई में भी इतने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। उसके बाद दो पॉइंट्स और होते हैं, एक एक्सट्रीम पोजीशन पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। तो इसको हम लोग नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे और इसे पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन बोला जाएगा। जनरली क्वेश्चन में सिर्फ एक्सट्रीम पोजीशन बोला जाता है, तो दोनों को इंक्लूड करेंगे, पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला। अब क्योंकि इसे टू एंड फ्रो मोशन करना है,
तो अगर पार्टिकल गया आगे और इस जगह पे है, तो टू एंड फ्रो मोशन होने के लिए फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में इस पे लगना चाहिए या नेगेटिव डायरेक्शन में लगना चाहिए? नेगेटिव। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना, ऑफ कोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, नहीं तो ये टू एंड फ्रो कभी मोशन कर ही नहीं पाएगा, ये तो भागते चला जाएगा। तो इसीलिए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, और इसका डायरेक्शन क्या बोला जाता है? ऑलवेज, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। फोर्स पार्टिकल कहीं पे भी रहे, कहीं पे भी, नो मैटर, लेकिन जो फोर्स होना चाहिए वो ऑलवेज ऑलवेज मीन पोजीशन की तरफ ही लगना चाहिए। अगर पार्टिकल इस तरफ आ गया तो इस पर फोर्स जो है इस तरफ ही लगना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी इधर हो चाहे इधर हो, फोर्स ऑलवेज शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। क्लियर है क्या? तो इसीलिए इस जगह पे एक माइनस साइन लगाया जाता है। तो ये हमारा एक सिंपल इक्वेशन बन गया एसएचएम के लिए। ठीक है, कि अगर इस तरह का फोर्स किसी भी पार्टिकल पे लगेगा तो वो एसएचएम करेगा। बात खत्म। आगे चलते हैं हम लोग। अब इस तरह के फोर्स के बारे में अगर हम लोग अच्छे तरीके से बात करें तो ये स्प्रिंग फोर्स है, आया ना? ये कैसा है? स्प्रिंग फोर्स है। तो कुछ इस टाइप का सिचुएशन है, मैं स्प्रिंग अभी लगा नहीं रहा हूँ, कि एक ब्लॉक है या फिर एक मास है, पॉइंट मास, और उसको रखा गया है सरफेस पे या फिर स्पेस में रखा गया है, और उसका मोशन जो है इसके अबाउट होना है, मीन पोजीशन कहलाएगा जिसको, और ये आगे जाना चाहिए, फिर पीछे आना चाहिए, और फिर आगे जाना चाहिए, फिर पीछे आना चाहिए। तो इस तरीके का मोशन करना चाहिए मीन पोजीशन के अबाउट। तो मैं इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूँ, क्या होगा? तो एसएचएम होने के लिए इसका जो एक्सेलरेशन है that should be equals to माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसके बराबर होना चाहिए। और x क्या है? x हमेशा याद रखना, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ना कि एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ओमेगा क्या है? ओमेगा इज कांस्टेंट। तो फोर्स क्या हो जाएगा? मास से मल्टीप्लाई कर लो, F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर कोई भी फोर्स इस नेचर का लगेगा तो क्या होगा? वो ऐसे चमकर आएगा। तो जो कि हम लोगों ने इसे के बोला था, इसे के बोला था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, ऑलवेज कंपेयर करेंगे। और इसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो कितना आ जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर इज के, m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के, सो ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ के बाय m। अगर तुम्हारा ओमेगा आ गया है तो तुम्हारा टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। ये सब तुम्हें पता ही होगा। तो कितना आ जाएगा? t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर ऑफ m बाई के। So this is the basic general formula for this type of force का टाइम पीरियड। अगर इस तरह का फोर्स दिया होगा तो टाइम पीरियड ऐसे निकालेंगे। और वैसे टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा, एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाय टाइम पीरियड, और ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ होता है। इन सभी इक्वेशन को याद रखना है। चलो आगे चलते हैं हम लोग।
मुझे इसमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ हमारा मीन पोजीशन क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है। एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, जहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होता है। तो दो जगह पे वेलोसिटी ज़ीरो होगा, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, उसे हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन बोल देंगे ऑलवेज। और मीन पोजीशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे नेट फोर्स ज़ीरो होता है। तो दोनों पोजीशन का डिटरमाइन करने का तरीका हमारा क्या रहेगा, वेलोसिटी ज़ीरो करना है तो एक्सट्रीम पोजीशन निकलेगा, और नेट फोर्स ज़ीरो करना है तो क्या निकलेगा, मीन पोजीशन। यही तरीका से हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन को निकालेंगे। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमें पता है कि कोई भी फोर्स इस पे लग रहा है, और फोर्स अगर लगेगा तो उसके हिसाब से फिर ये ऐसे जंप वगैरह करेगा। तो मुझे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये क्या होगा, आगे जा रहा होगा और इस लोकेशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा, फिर पीछे आएगा और फिर इस लोकेशन पे आएगा। ऐसा मोशन होगा। कुछ इस तरीके से। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये मीन पोजीशन। इसकी वेलोसिटी आगे के डायरेक्शन में जो v है, मैं इस लोकेशन पे बात कर रहा हूँ, तो इस लोकेशन पे जो फोर्स लग रहा होगा वो किस तरीके से लग रहा है, कौन सा फोर्स है ये, तो F इज इक्वल्स टू के एक्स में बोल सकता हूँ, या फिर F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये फोर्स इस पे लग रहा है, जो कि x ये वाला डिस्टेंस है मेन पोजीशन से डिस्टेंस, और ये फोर्स है। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। और एक्सेलरेशन को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, डेट डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। इक्वेशन को देखते जाओ, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी इक्वेशन गिवन होगा तुम्हें इस तरीके से, तो मैं कंपेयर करना आना चाहिए ओमेगा निकालने के लिए। अगर इस तरह के इक्वेशन गिवन होंगे तो वो इक्वेशन से पार्टिकल का एसएचएम पॉसिबल है। ये सारे इक्वेशन हैं अलग अलग तरीके का वेरिएशन के। ऐसा आ गया। तो मुझे क्या निकालना है इससे, ओमेगा ये सॉरी डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, पता है क्या, बोलो। इसमें मुझे अगर x निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, एक्सेलरेशन को देखना है। एक्सेलरेशन ये वाला जो चीज़ है उसे लिखा जा सकता है, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एक्सेलरेशन को हम लोग सॉरी वी डी वी बाय डी एक्स लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, वी डी वी इंटीग्रेशन, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, कहीं ना कहीं से तो जाना है मुझे, तो मैं इस लोकेशन से इस लोकेशन तक जा रहा हूँ, ए से बी। तो ये लोकेशन से अगर इस लोकेशन तक जाऊंगा तो इसके पास होगा वेलोसिटी v, और ये हो जाएगा ज़ीरो, और अब होगा x, और एम्पलीट्यूड हो जाएगा a। मैं मान रहा हूँ कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कैपिटल A है, जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद फिर मुझे क्या मिलेगा, वी स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ऑफ ए स्क्वायर बाई टू, और इसको रीअरेंज करेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर
माइनस एफ एक्स स्क्वायर। इधर से मेरे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को फिर से हम लोग चाहें तो इंटीग्रेट कर सकते हैं और फिर सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी को क्या करना लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसे मैं लिखूंगा डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। सारे एक्स वाले को एक तरफ कर लो, डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा डी टी। और इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको 0 से लेकर के t तक इंटीग्रेट कर लो, और इसको 0 से लेकर के x तक इंटीग्रेट कर लो। और इसको इंटीग्रेट जब करते हैं हम लोग तो निकल के आता है हमारे पास x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन निकल करके आता है। और क्योंकि अभी हमारा जो पार्टिकल था वो मेन पोजीशन से स्टार्ट हुआ था, t इज इक्वल्स टू 0 पे हमने ऐसा जूम करा कि मेन पोजीशन पे था और वो स्टार्ट होकर के x डिस्टेंस पे गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ऑलवेज मेन पोजीशन से ही स्टार्ट करे, वो किसी और लोकेशन से भी स्टार्ट कर सकता है। सो इन दिस केस जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो हो जाएगा डेट विल बी x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ फाइव। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या चीज़ है, साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ फाइव और फाइव का क्या मतलब है। काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे सारे पहले फॉर्मूलेज लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। पहला, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो। हाँ एक बार पेज ऊपर कर सकते हैं? हाँ बोलो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूलेज पहले लिख लेता हूँ। एक तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, हमारे पास वेलोसिटी हो सकता है, और हमारे पास एक्सेलरेशन हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का क्या फॉर्मूला यूज हो सकता है, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एक ये इक्वेशन रहेगा इसके लिए। दूसरा, वेलोसिटी अगर निकालना है तो क्या x को मैं डिफ्रेंशिएट कर लूंगा तो वेलोसिटी मिल जाएगा। सो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, ओमेगा ए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा बाहर निकाल लिया था मैंने, ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, और एक और हम लोग यूज करते हैं इसमें, जो कि ऊपर हम लोगों ने निकाला था, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला। और तीसरा, अगर इसी को डिफरेंशिएट कर लो वेलोसिटी को तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो मिलेगा दैट विल बी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और क्या है, एक और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ सॉरी एक्स होगा, विच इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ध्यान रखेंगे हम लोग ये सारे इक्वेशन, क्योंकि कौन सा कब यूज करने के लिए मिल जाए तुम्हें पता नहीं होगा, और याद होंगे तभी हम लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। बोलो, समझ में आया क्या सारे। हम्म, तो इसका ग्राफ भी बनाया जा सकता है। इसका ग्राफ कैसे बनेंगे, दिस इज एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम,
ये क्या है? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये क्या है? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ये क्या है? एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और ये एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। क्या मैं इसमें x का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? बोलो। a होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 0 या माइनस ऑफ ए? माइनस ऑफ ए है ना। जीरो। और 0 हमारा मीन पोजीशन हो जाएगा। ये सब तुम्हें आता है इसीलिए मैं थोड़ा सा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, मतलब बेसिक बेसिक चीजें। वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? ओमेगा ए। और किस लोकेशंस पे होता है? मीन पोजीशन पे या एक्सट्रीम पोजीशन पे? मेन पोजीशन। मीन पोजीशन पे। और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। मैग्नीट्यूड में बात करेंगे, है ना, स्पीड की बातें हो रही है। मैग्नीट्यूड में वैसे तो माइनस ओमेगा ये बोलोगे, लेकिन माइनस का क्या मतलब है? डायरेक्शन। और 0 कहाँ पे होता है? एट एक्सट्रीम पोजिशंस। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? बोलो। ओमेगा स्क्वायर है। और मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 0। और किस लोकेशन पे होगा मिनिमम वैल्यू? मेन मीन पोजीशन पे, एट मीन पोजीशन पे। और मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब x का वैल्यू a हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए भी, इस क्वेश्चन के लिए भी। तो ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूं। पहला डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और एज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि t इज इक्वल टू 0 पे वो मीन पोजीशन पे था। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इट इज वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और उसके बाद फिर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ऐसा। तो जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देखेंगे, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वो मीन पोजीशन पे होगा, और ये कुछ इस टाइप का ऐसे चम करेगा, मतलब कि मोशन करेगा। और मैं मोशन के बारे में डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देख रहा हूँ। तो टाइम के साथ x का वेरिएशन कुछ ऐसा होगा। और ये सभी लोकेशंस क्या होंगे? ये होंगे t/2, अगर टाइम पीरियड कैपिटल T बोला गया है तो। और ये लोकेशन होगा t/4, और ये 3t/4। उसके बाद फिर हम लोग एक्सेलरेशन का देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग वेलोसिटी का एंड एक्सेलरेशन का देखना है। दो
तो अगर मैं वेलोसिटी का बात करूं तो वेलोसिटी के लिए टाइम के साथ वेरिएशन कैसा था, ऊपर देखो कॉस में रिलेशन है ना। तो कॉस का रिलेशन कैसा जाता है, ग्राफ उसका मतलब कैसा जाता है, अगर एक्सल डिस्प्लेसमेंट का साइन में है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, तो वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। तो ये इस तरीके से होगा कि मैक्सिमम होगा जब टाइम ज़ीरो होगा, और फिर ये घट करके ज़ीरो होगा, और फिर ये मैक्सिमम होगा, फिर घट करके ज़ीरो होगा, और फिर ये हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि कॉस का ग्राफ ऐसा ही होता है। और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा कॉस का, वो कितना होगा, ओमेगा इंटू ए मैग्नीट्यूड में, माइनस ओमेगा ए एंड ओमेगा ए। अब अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो एक्सेलरेशन कैसा निकल के आता है, नेगेटिव में, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। तो साइन का कर्व, लेकिन जैसे उसको उल्टा करना है मुझे, ये ऐसा, कुछ इस टाइप का। और इसका ये वाला जो वैल्यू होगा वो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए होगा, और ये वाला वैल्यू प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए होगा। तो ये हमारा निकल गया एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का एंड डिस्प्लेसमेंट का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें भी तो रिलेशन है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इन दोनों का रिलेशन के लिए ग्राफ देख लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा दिखेगा, बोलो कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, स्लोप कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप। और स्लोप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ऑलवेज 45 डिग्री या फिर कुछ होगा, ओमेगा स्क्वायर। हाँ इसको कंपेयर कर लो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी का वैल्यू तो ज़ीरो हो गया है, और स्लोप कितना आ गया, m इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, वो ओमेगा पे डिपेंड करेगा। तो ये ऐसा होगा, ऐसा, ऐसा एंड ऐसा एंड ऐसा। तो जब इसका एम्पलीट्यूड ए हो जाएगा प्लस ऑफ ए, तो इसका एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, विच इज ओमेगा स्क्वायर ए नेगेटिव में। और जब नेगेटिव ए एम्पलीट्यूड होगा माइनस ऑफ ए, उस समय एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा एंड ओमेगा स्क्वायर ए। तो ये टू एंड फ्रो जो मोशन कर रहा है, उसी के कारण से ये चार पार्ट का, एक दो तीन चार, टोटल 4 पार्ट का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिखाया मैंने। नेक्स्ट कौन सा था, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओमेगा रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। बताओ इसका ग्राफ कैसा होता है, एलिप्स। है ना। तो इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ इक्वेशन को, दोनों साइड स्क्वायर कर लेता हूँ, स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और फिर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
और इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये आ जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा ए का होल स्क्वायर एंड प्लस हो गया माइनस प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सही है ना। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ एलिप्स आएगा जिसमें कि हम लोग एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बोलते हैं। और एलिप्स कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा। तो अगर मैं वेलोसिटी इस तरफ बोल रहा हूँ और जो डिस्प्लेसमेंट है उस तरफ बोल रहा हूँ तो इसका मीन पोजीशन होगा कहीं पे और मीन पोजीशन से वो ऐसा जम करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे वेलोसिटी और एक्स के बीच में जो रिलेशन होगा उसमें ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो आएगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बोलो किधर एरो आएगा। ये इस तरह का एरो बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये ऐसा। तो सबसे पहले डिसाइड करो कि वो मीन पोजीशन है कहाँ पे। मीन पोजीशन या तो तुम्हारा ये लोकेशन हो सकता है या फिर ये लोकेशन हो सकता है। मीन पोजीशन पे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया, मीन पोजीशन है तुम्हारा 0 और कॉमा वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में जहाँ पे वेलोसिटी होता है मैक्सिमम तो प्लस भी आएगा 0 कॉमा प्लस बी, ये लोकेशन है, दिस इज मीन पोजीशन, है ना। और जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा इस लोकेशन पे तो इस लोकेशन पे कोऑर्डिनेट क्या बताया जाएगा कि x का वैल्यू प्लस ऑफ a हो चुका है और फिर जो वेलोसिटी है वहां पे कितना हो चुका है, 0 हो चुका है। तो ये है a हो चुका है प्लस ऑफ a और वेलोसिटी कितना हो चुका है, 0। कोऑर्डिनेट समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर। है ना। तो क्या बन रहा है, ये क्लॉकवाइज बन रहा है या एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। क्लॉकवाइज। बराबर। तो मीन पोजीशन से निकला और वो एक्सट्रीम पोजीशन पे गया और फिर एक्सट्रीम पोजीशन से वो मीन पोजीशन पे गया, फिर मीन पोजीशन से वो एक्सट्रीम पोजीशन गया नेगेटिव वाला, फिर वो मीन पोजीशन पे आ गया। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन एक बार तो पूछा गया था जिसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना था और एक छोटे से पार्ट के लिए बनाना था। डैम्ड ऑसिलेशन दे रखा था, आई थिंक, याद नहीं आ रहा है मुझे, सही में पूछा गया था। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो ये भी हम लोगों ने पूरे क्या देखे, वेलोसिटी का रिलेशन देखा, ये चीज वो चीज देख लिया। अब हम लोग समझते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई अगर लिखा होता है तो इसमें फाई किस बात को डिनोट करता है और ओमेगा टी प्लस फाई किस बात को डिनोट करता है, बोलो। तुम लोग को तो पता ही है, बताओ क्या होता है। सर इनिशियल फेज, इनिशियल एंगल होता है। फाई को क्या बोलते हैं हम लोग, फेज कांस्टेंट, आया ना। और ओमेगा टी प्लस फाई को क्या बोलते बोलते हैं हम लोग, सिर्फ फेज, सिर्फ फेज बोलते हैं। और फेज कांस्टेंट या फिर इसको इनिशियल फेज भी बोला जाता है। तो इस फाई किस बात को डिनोट करता है बताओ। इनिशियल फेज जहाँ से स्टार्ट किया है। हाँ, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द पार्टिकल
एट टी इज इक्वल्स टू जीरो। टी इज इक्वल्स टू जीरो पे पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा वो इस बात को डिनोट करता है। तो ये ओमेगा टी प्लस फाइव किस बात को डिनोट करता है, ये क्या बताता है? जहाँ पे है वो पार्टिकल टाइम पे। हाँ, किसी भी टाइम टी पे वो पार्टिकल है कहाँ पे, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे पार्टिकल किस लोकेशन पे, वो इस बात से हमें पता चलता है। हमें ये सारी चीज़ें पता है। और फाइव वगैरह हम लोग कैसे निकालते हैं उसको अब हम लोग देख लेते हैं। कैलकुलेशन फॉर फाइव, फाइव कैसे निकलेगा, आई थिंक तुम्हें पता ही होगा, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। लेट से कि एक एसएचएम हो रहा था और मीन पोजीशन इस लोकेशन पे है, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। पार्टिकल जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी से, जो कि a/2 पे, और ये एम्पलीट्यूड कैपिटल है। तो बताओ इसका पाई कितना होगा इनिशियल फेज, बताओ। तो इनिशियल फेज कांस्टेंट निकालने के लिए हमारा तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले एक जनरल इक्वेशन एज्यूम करना है। y इज सॉरी x में होगा, x में मोशन कर रहा है, तो x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और फिर मुझे क्या देखना है, टाइम t इज इक्वल्स टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ पे, x इज इक्वल्स टू a/2 पे। तो दिस इज आवर इनिशियल कंडीशन जिसको मुझे इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराना है। तो पुट कर लो, x इज इक्वल्स टू a/2 है, तो a/2 लिखा इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, टाइम का वैल्यू जीरो प्लस फाइव, तो ए कैंसिल आउट 1/2, और ये आएगा साइन फाइव। तो फाइव का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि साइन का वैल्यू 1/2 आ जाए, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, 5/6 थोड़ा सा ट्रिकी है। जो 1/2 वैल्यू होता है साइन का, वो बहुत सारे लोकेशंस पे हो सकते हैं। इस लोकेशन पे हो सकता है, इस लोकेशन पे हो सकता है, इस लोकेशन पे हो सकता है, इस लोकेशन पे हो सकता है। माइनस में तो नहीं बोला है, तो मैं नीचे तो नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो नीचे भी मुझे देखना पड़ता है। तो दो लोकेशंस मुझे मिल रहे हैं, और फाई का जो वैल्यू है फेज कांस्टेंट है, वो तुम्हारा 0 से 2 पाई के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है, 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में ही होना चाहिए। तो अगर ये वाला वैल्यू है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, 1/2 है ना ये, 30 डिग्री। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 तुम्हें पता है ना कैसे, मैथ्स मैथ्स नहीं बताऊंगा मैं। 180 में से 30 चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस ऑफ 30 दैट इज 150। तो 30 क्यों नहीं लिया मैंने, 30 के टाइम पे क्या होगा ना, ये आगे की डायरेक्शन में जा रहा होगा, ये पार्टिकल ऐसे गया फिर रिटर्न होकर के वैसे आया। मैं इधर दिखाता हूँ, ये आगे गया और आगे जाकर के रिटर्न हुआ फिर इस तरफ गया। तो ये 1/2 जो है ना, एम्पलीट्यूड a/2 दो जगह पे आया, एक इस लोकेशन पे जब वेलोसिटी इसकी राइट के डायरेक्शन में होगी, और दूसरा बार जब वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, मतलब लेफ्ट के डायरेक्शन में। तो पहला बार तो क्रॉस कर गया, दूसरा बार यहाँ पे पहुंचा, तो मुझे ये लोकेशन वाला फाई चूज करना पड़ेगा। तो इस लोकेशन का फाई क्या है, ये है, और इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ। इस पॉइंट को लो, इसको ऊपर खींचो, और इस पॉइंट को लो, इसको नीचे खींचो, कैसा बन गया, ऐसा। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान देना। और पॉइंट कौन सा है, वो ये वाला है, और इसको अब रोटेट कर लो और इसके ऊपर जाकर के ओवरलैप करा दो। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। क्लियर है क्या,
तो ये पॉइंट हमें चूज करने की जरूरत है, विच इज 150 डिग्री, विच इज 5 पाई बाय 6 आंसर। तो मेरा जनरल इक्वेशन ये एसएचएम वाले के लिए आ जाएगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाय 6। तो हमेशा याद रखेंगे, हम लोग कभी भी जनरल इक्वेशन को यूज करना हो तो इस तरीके से निकालेंगे। चलो एक और क्वेश्चन करो तुम लोग। क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, दिस इज मीन पोजीशन, और जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये जो है ए बाय, ये जो है अभी ए बाय √3 a/2 पे, बराबर। इस तरफ है इसका एक्सट्रीम पोजीशन पॉजिटिव वाला, और इस तरफ वाला ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। इसका जनरल इक्वेशन निकाल के बताओ, फाइंड जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। टी इज इक्वल्स टू 0 से इस जगह से स्टार्ट किया, करो सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे, ये जो मोशन है वो इस तरीके से कर रहा है, आगे गया, उसके बाद फिर पीछे आकर के इस जगह पे आ गया है। जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव सॉरी मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके करॉस्पॉन्डिंग जो होगा दो लोकेशंस आ सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट चूज होगा क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। और फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे, इसको इस तरफ और इसको नीचे करेंगे, और इस तरीके से हमें पॉइंट पता चल जाएगा। कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है इस लोकेशन पे, तो मुझे इसका वैल्यू पता करना है। तो फिर से पहले हम लोग इसमें एक इक्वेशन लिखेंगे, x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, और x का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ √3 a/2, और ये a साइन 5 हो जाएगा क्योंकि टाइम हो चुका है 0, a से a कैंसिल आउट, माइनस √3/2 इज इक्वल टू साइन 5। अब जो √3 बाय माइनस में √3/2 है वो दो लोकेशंस पे हो सकते हैं, इस लोकेशन और इस लोकेशन पे। तो √3/2 बताओ कितने पे होता है, 60 डिग्री पे होता है। तो क्या ये डिस्टेंस जो है वो 60 होना चाहिए, तो ये डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, 60, ये डिस्टेंस भी 60 है। तो इधर से ही काउंट कर लो, 180 प्लस 60, 180 प्लस 60, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द 5 विच इज 240 डिग्री। ठीक है क्या, Yes, sir. तो हमारा जनरल इक्वेशन निकल जाएगा, डेट इज ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 240। माइनस 240 लिखा जा सकता है कहीं पे क्या, प्लस का अपना मीनिंग है, माइनस का अपना मीनिंग है। माइनस अगर दे दिया गया तो फिर मुझे उल्टा जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। खैर वो हम लोग आगे जाकर के डिस्कस करेंगे। चलो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं फेज, इनिशियल फेज कांस्टेंट निकालते हैं। अब हम लोग टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करते हैं। टाइम किस तरीके से निकलता है, कैलकुलेशन ऑफ टाइम, कैलकुलेशन ऑफ टाइम, और कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू निकलेंगे जिसे हम लोग को हमेशा याद रखना है। तो फटाफट करो। एक क्वेश्चन है जिसमें दिया गया कि किसी भी पार्टिकल को अगर a/2 से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना है तो कितना टाइम लगेगा, ये टाइम निकालना है। फाइंड t1। चलो इसको सॉल्व करो फिर हम लोग देखते हैं। तो इसका टाइम जो है निकालने का दो तरीका होता है। एक तो तरीका जो अभी यहाँ पे बताऊंगा, दूसरा तरीका फेजर डायग्राम, जो कि हम लोग थोड़ी देर में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये क्यों प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रोसेस से कभी कभी जनरल चीज़ें करने पड़ जाते हैं। फेजर डायग्राम किसी जगह पे नहीं लगा पाते हैं, इक्वेशन से हमें काम करना होता है, तो हम लोग ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो इस लोकेशन पे
वो t इज इक्वल टू 0 पे था और इस लोकेशन पे वो अब पहुंचना चाह रहा है, तो सबसे पहले t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, तो इसका जनरल इक्वेशन हम लोग निकाल लेते हैं। तो जनरल इक्वेशन कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ फाइव, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव और x इज इक्वल टू वो a बाई टू पे है जब टाइम था 0। इसके वैल्यूज को पुट करा मैंने, a बाई टू आया, इधर से a आया और ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, टाइम 0 हो चुका है, कट गया, 1/2 इज इक्वल टू साइन फाइव आ गया, तो फाइव का वैल्यू कितना आ जाएगा, डेट विल बी 30 डिग्री। तो मेरे पास जनरल इक्वेशन निकल के आ गया, डेट एक्स इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। अब वो कितने टाइम के बाद x इज इक्वल टू a पे पहुंचेगा, तो उसके लिए मुझे टाइम निकला, इसके वैल्यूज को पुट कर लेता हूं मैं, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6, ये t1 लिख लेता हूं मैं, a कैंसिल आउट, 1 हो जाएगा, 1 का वैल्यू कहाँ पे आएगा, पाई बाय 2 पे, ये हो जाएगा ओमेगा t1 प्लस पाई बाय 6 और इसको इस तरफ कर लो, तो 1 माइनस 1/3 कितना हो गया, ये 2/3, मतलब कि बोलो 1/3, सही है क्या। यस सर। तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय कैपिटल टी, तो पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, तो इधर से टाइम कितना निकल गया है, टाइम इज इक्वल टू t/6, इतना टाइम लगेगा उसे a/2 से लेकर के a तक जाने में, तो उसे मीन पोजीशन से a/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा, वो निकाल सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, और वो निकालना काफ़ी आसान है, इक्वेशन से नहीं निकालेंगे, अब थोड़ा दिमाग यूज़ कर लेंगे। इस जगह से इस जगह तक जाने के लिए टाइम लगता है t/4, इस जगह से इस जगह तक जाने का टाइम लगा t/6, तो बाकी माइनस कर लो, t/4 माइनस ऑफ t/6 कितना हो जाएगा ये, बोलो, t/12, सो दिस विल बी द टाइम। इन दोनों रिजल्ट को याद रखना है, जो टाइम लगता है वो t/6 लगता है और एक टाइम लगता है t/12 लगता है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर ये इस तरीके से मोशन कर रहा है तो इसको माइनस ऑफ √3a/2 से माइनस ऑफ a तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पहले मुझे इनिशियल फेज निकालना होगा, फिर मुझे फार्मूला अप्लाई करना होगा, ये ऊपर वाला है ना, ये अप्लाई करना होगा, उसके बाद फिर हम लोग निकाल पाएंगे, या फिर हम लोग फेजर डायग्राम लगा सकते हैं। फेजर डायग्राम लगाने के लिए अभी मैं तुम लोग को सिखाऊंगा, लेकिन एक और तरीका है सोचने के लिए कि तुम इस जगह से इस जगह तक का टाइम निकाल लो और इस जगह से इस जगह तक का टाइम तो खुद ही खुद आ जाएगा। लेट से दिस टाइम इज t1 और ये टाइम है t2, तो क्या t2 टाइम जो होगा वो t/4 माइनस ऑफ t1 होगा, और यही t2 टाइम यहाँ के लिए भी होगा, क्योंकि सिमेट्री मैंने लगा दिया है। तो मेरे पास जनरल इक्वेशन x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि मुझे t1 निकालना है, इस जगह से इस जगह तक जा रहा है बस, ये हो जाएगा √3a/2 इज इक्वल टू a साइन ऑफ
ओमेगा टी ए कैंसिल आउट, √3/2 आ गया। √3/2 का वैल्यू कब होता है साइन का? जब π/3 होता है। और ये हो जाएगा ओमेगा विच इज 2π/T, और ये टाइम आ जाएगा T1। तो T1 कितना निकल के आया? बोलो। T/6। गलत निकल के आया है क्या? ऐसा ही निकल के आया? बोलो। गलत निकला है या सही निकला है? T2 कितना आ जाएगा उस हिसाब से? T/4 माइनस ऑफ T/6। ये कितना निकल के आएगा? T/12। ये वैल्यू को याद रखना है और इस वैल्यू को याद रखना है। तो इधर भी तो सर T/6 आया है। अरे वो डिस्टेंस अलग अलग है ना, टाइम तो सेम हो सकता है लेकिन पार्ट अलग अलग है। अब तुम बोलोगे कि सर टाइम सेम कैसे लग सकता है? वेलोसिटी भी तो वेरिएबल है, वेलोसिटी हर एक पार्ट में सेम नहीं है। तो तुम थोड़ा एक बार अच्छे से तरीके से सोचना, तुम्हें खुद ही कुछ समझ में आ जाएगा। अब मैं इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि तुम लोग को याद कराने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद फिर काफ़ी आसानी से आंसर निकल करके आएगा। दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, और मीन पोजीशन होगा, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। एक लोकेशन आएगा A/2, एक लोकेशन आएगा √3A/2। ऐसा करता हूँ, इसको ब्लू से लिखता हूँ, √3A/2। तो इस जगह से इस जगह तक का जाने का टाइम कितना होगा? अभी निकाला हम लोगों ने, कितना? T/12। और इस जगह से इस जगह तक जाने का टाइम कितना होगा? नहीं नहीं, उल्टा कर दिया, T/6 है एंड T/12 है। ये T2 है, T/12 एंड T/6। T/12। तो इसका मतलब जाने का टाइम है तो आने का भी उतना ही टाइम लगेगा, ऐसा। तो चाहे तुम्हें जाना हो चाहे रिटर्न होना हो, टाइम वैसा ही रहेगा। नीचे वाले के लिए देखते हैं, अगर इसको इस जगह से इस जगह तक जाना है या फिर उस लोकेशन से इस लोकेशन तक आना है, तो इसके लिए टाइम लगता है T/12। और इस लोकेशन से इस लोकेशन तक जाना है या इधर से इधर आना है, तो इसके लिए टाइम लगता है T/6। इसे याद करके रखना है। सेम लेफ्ट पार्ट के लिए और राइट पार्ट के लिए होता है। एक और लोकेशन बच के आता है जो कि स्टैंडर्ड है, विच इज A/√2। तो A/√2 तक जाने के लिए जो टाइम लगता है वो जस्ट T/8 लगता है, और इस जगह से इस जगह तक का जाने का भी टाइम क्या लगता है? T/8 लगता है। अगर तुम इन सभी वैल्यूज को याद रखोगे तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन मैं दूंगा उसे करना। इसको कुछ इस तरीके से याद रखना, A/2 मतलब आधा डिस्टेंस। आधा डिस्टेंस, पहला आधा डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो है वो काफ़ी कम टाइम लगेगा, और वो कितना होगा? वेलोसिटी इस पार्ट में होगा ज़्यादा, इसीलिए कम टाइम लगेगा T/12, और इस पार्ट में क्या लगेगा? ज़्यादा टाइम लगेगा T/6। तो इस तरीके से याद रखना, अल्टरनेट हो जाता है √3A/2 के लिए। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है कि ये मीन पोजीशन है और पार्टिकल को A/2 से
माइनस √3a/2 तक जाना है, तो बताओ इसको जाने में टाइम कितना लगेगा। सॉल्व करो। देखो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो पहला x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टू, एक जनरल फंक्शन बनाओ x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, और इस जगह से फाइव निकालो क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे x कितना है, a/2 है, और वो इस तरफ जा रहा है, ये लोकेशन है ना। इसको ऊपर खींच दो, इसको नीचे खींच दो, तो ये जो साइन का कर्व बनेगा इस जगह से आ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि ये होना चाहिए 1/2, तो कितना होता है 150 डिग्री आ जाएगा। तो फाइव का वैल्यू कितना निकल के आएगा 150। तो मेरा जनरल इक्वेशन आ जाएगा x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 150 कितना 5π/6। तो t इज इक्वल टू 0 पे इस लोकेशन पे था, और कितने टाइम के बाद वो इस लोकेशन पे पहुंचेगा। तो मैं x क्या पुट करूँगा, माइनस ऑफ √3a/2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5π/6। इसको कैंसिल आउट करेंगे और इस तरफ से तो मैं वैल्यू निकलेगा। वापस से मुझे कौन सा वैल्यू चूज करना है, ये वाला, तो वो कैसे चूज करेंगे, ये आगे फिर पीछे आया फिर ऐसे आया, तो ये जो लोकेशन है वो इस लोकेशन पे होना चाहिए। इसको स्ट्रेच कर दो तो ये लोकेशन आ गया। उसके करस्पॉन्डिंग तुम यहाँ पे एंगल पुट कर लो, एंगल पुट करने के बाद फिर तुम चाहो तो टाइम निकाल सकते हो, ठीक है, इधर से टाइम आ जाएगा। और दूसरा तरीका जो मैंने अभी यहाँ पे दिया है, ये चीज़, इससे तुम आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। कैसे, इस जगह से इस जगह तक जाने का a/2 से मीन पोजीशन तक जाने का टाइम जो होगा वो कितना होगा t/12, और मीन पोजीशन से √3a/2 तक जाने का टाइम, मीन पोजीशन से √3a/2 तक जाने का टाइम कितना होता है t/6। ये टाइम t/6, इन दोनों को ऐड कर लो, टोटल टाइम आ जाएगा कितना आ रहा है ये बोलो, t/4। t/4। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे और आसानी से आएगा। फेजर इससे भी ज़्यादा आसान है, हालांकि ये शॉर्ट ट्रिक से ज़्यादा आसान नहीं है, जो मैंने यहाँ पे अगर याद रहे तो ज़्यादा आसान है, नहीं तो फिर फेजर हमारा आसान हो जाएगा। तो अब हम लोग मूव करते हैं फेजर डायग्राम की तरफ। फेजर क्या होता है, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में क्या करते हैं हम लोग, प्रोजेक्शन लेते हैं किसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन जो एक्स एक्सिस पे होगा या फिर वाई एक्सिस पे होगा वो हमारा एसएचएम करता है। तो मैं पहले एक सर्कल बनाता हूँ, और मान लो कि एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है और सर्कुलर मोशन कर रहा है, इनफैक्ट इस सेंटर के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, किसी पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से कर रहा होगा, और मेरे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस गिवन है। मेरे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस गिवन है। तो प्रोजेक्शन तुम किस पे लेना चाहते हो, एक्स पे लेना चाहते हो या फिर वाई पे लेना चाहते हो, बोलो किस पे लूँ मैं। मुझे ज़्यादातर एक्स पे लेना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इससे हम लोग ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। प्रोजेक्शन वैसे तुम वाई पे भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो मैंने क्या करा, ऊपर से टॉर्च जलाया, लाइट जलाया, है ना, ये जो एरोज दे रखे हैं मैंने वो लाइट का डायरेक्शन दिया है। तो लाइट का डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो ये जो छोटा सा पार्टिकल है उस पार्टिकल का शैडो मुझे दिखेगा, और शैडो कहाँ पे दिखेगा बनता हुआ, अभी जस्ट डैश डैश लाइन से डिनोट कर रहा, वो इस लोकेशन पे दिखेगा। मुझे एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन देना। कुछ टाइम के बाद ये जो पार्टिकल है वो मूव कर जाएगा, मूव करेगा तो इस लोकेशन पे आ जाएगा, फिर कुछ टाइम के बाद मूव करेगा तो इस लोकेशन पे आ जाएगा। तो जैसे जैसे ये मूव करता जाएगा उसका शैडो भी नीचे जो है वो मूव करता जाएगा। शैडो आ गया इस लोकेशन पे, और ये जो शैडो है
फाइनली इस लोकेशन पे आ जाएगा। तो देखो शैडो किस तरीके से मूव किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से। और इस लोकेशन पे जैसे आएगा शैडो, शैडो मतलब कि पार्टिकल आएगा उस लोकेशन पे, तो उसके बाद फिर ये रोटेट करके इस लोकेशन पे जाने लगेगा। उसका शैडो भी देखो रोटेट करेगा, ये इस तरीके से पीछे टर्न लेगा, यू टर्न, और वापस से इस लोकेशन पे आना स्टार्ट करेगा। वो इस लोकेशन पे आएगा, पार्टिकल इस जगह पे आ जाएगा, फिर वो इस लोकेशन पे आएगा, फिर वो इस लोकेशन पे आएगा। तो उस तरीके से पार्टिकल भी आगे मूव करते जा रहा है और शैडो भी उसका आगे के डायरेक्शन में मूव करता हुआ चला जा रहा है। तो अगर कोई भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, ये कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेटेड मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो वो एसएचएम नहीं करेगा। ये आराम से इस डायरेक्शन में गया और फिर वापस से अपने मेन पोजीशन पे आ गया। तो ये कैसा कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है शैडो या फिर प्रोजेक्शन, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। और इसी टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एसएचएम। लेकिन टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो इससे प्रूफ कैसे होगा कि ये एसएचएम ही करेगा, ऑसिलेटरी मोशन भी तो हो सकता है ना। तो प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, इसके वेलोसिटी को देखा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इसका जो वेलोसिटी होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में इधर होगा। कितना होगा वेलोसिटी, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। और जो भी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा वही वेलोसिटी जो होगा शैडो का होगा, मान सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ द शैडो विल बी इक्वल टू, ये एंगल है थीटा, मान लो टी टाइम में इसने थीटा एंगल रोटेट कर लिया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 90 माइनस थीटा, और ये थीटा आ जाएगा। तो इधर कितना आ जाएगा, ओमेगा आर कॉस थीटा। इसको मैं वी नॉट से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ शैडो है वो क्या लिखा जाएगा, v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा विच इज इक्वल टू ओमेगा आर कॉस थीटा। और थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे लिखा जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, याद है क्या, सर्कुलर मोशन है ना, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो यहाँ पे इसका वैल्यू को पुट कर लो। सो वेलोसिटी क्या निकल के आया, ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी। देखो ये जो वेलोसिटी है, क्या ये वेलोसिटी एसएचएम का वेलोसिटी है, बोलो। हाँ सर। अगर एसएचएम के केस का वेलोसिटी है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो मोशन हो रहा होगा वो एग्जैक्टली एसएचएम ही हो रहा होगा। या फिर वेलोसिटी को वापस से एक बार इंटीग्रेट कर लो तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट जो तुम्हारा निकल के आएगा एक्स इज इक्वल टू, वो निकल के आएगा आर साइन ओमेगा टी। तो इससे पता चलता है कि ये डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम साइनोसोडल कर्व दे रहा है, और साइनोसोडल कर्व हमारा एसएचएम होगा, जिसमें कि आर हम लोग किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड को। रेडियस इज व्हाट, एम्पलीट्यूड। सेम काम चाहे तो हम लोग इस y में प्रोजेक्शन करने पे भी कर सकते हैं। अगर मैं टॉर्च इस तरफ चलाया लाइट, तो जो पार्टिकल के शैडो होगा वो कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा। और अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो शैडो कभी आगे जाएगा और फिर शैडो पीछे जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ये आगे जाएगा, आगे जाने के बाद फिर पीछे जाएगा, पीछे जाने के बाद फिर वापस से ऐसा आएगा। तो y में भी प्रोजेक्शन क्या देगा तुम्हें, एसएचएम ही देगा, और x में प्रोजेक्शन भी क्या देगा तुम्हें, एसएचएम ही देगा।
तो तुम कोई सा भी एक्सिस चूज कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में वाई एक्सिस चूज करें तो तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें पता चलना चाहिए कि क्या। हम लोग हमेशा एक्स वाला यूज करेंगे ताकि हमारे लिए स्टैंडर्ड हो जाए, और मैं जब क्वेश्चन को समझाऊं तो तुम्हें समझ में आए। ऐसा नहीं कि तुम वाई दिमाग में लेके चल रहे हो और मैं एक्स में लेके चल रहा हूँ। चलो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फेजर से कैसे क्वेश्चन करेंगे, हमें क्या निकालना है कि अगर कोई भी पार्टिकल 60 डिग्री का एंगल कवर करेगा तो उसे टाइम कितना लगेगा कवर करने में, ये निकालना है। और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, निकाल सकते हैं क्या? इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी लेते हैं, और थीटा को हम लोग हमेशा किस में, रेडियन में पुट करते हैं। तो हो जाएगा पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। सो टाइम कितना आ जाएगा? पाई बाय 3 ओमेगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा गिवन होगा, तो एक पार्टिकल है जो कि मीन पोजीशन से √3a/2 तक जाना चाहता है। मीन पोजीशन से √3a/2 तक जाना चाहता है। इसको जाने में कितना टाइम लगेगा? तो इसका मैं एक पहले प्रोजेक्शन बनाऊंगा। प्रोजेक्शन कैसा होगा? ऐसा, दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज मीन पोजीशन। तो सेंटर यहाँ पे आएगा और थोड़ा बड़ा सर्किल देना पड़ जाएगा, लेकिन समझना इसे, बहुत बड़ा सर्कल है। तो पार्टिकल जो है वो इस लोकेशन पे था और फाइनली इस लोकेशन पे पहुंच गया, पे फॉरवर्ड ही जा रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? ये डिस्टेंस जो है डेट इज √3a/2 है। और ये डिस्टेंस कितना है? दिस डिस्टेंस इज a, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड रेडियस के बराबर होगा। इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ। a cos थीटा एंड a sin थीटा। a sin थीटा कितना हो जाएगा? √3a/2। So sin theta is equals to √3/2. So theta is equals to 60 डिग्री। और अगर 60 डिग्री है तो इसे 60 डिग्री का एंगल कवर करने में कितना टाइम लगेगा? जस्ट ऊपर वाला काम होगा। तो टाइम कितना आ जाएगा? पाई बाय 3 ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू पुट कर लो 3 2 पाई बाय टी। पाई बाय कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t/6 आ जाएगा। तो बहुत ही आसानी से हम लोग इधर से टाइम निकाल लेंगे। समझ में आया क्या? इसका इसका यूज ये एंगल, इसका यूज क्या होता है, मतलब ये क्या एंगल बोल फाइंड रहे हो? करने के लिए क्या इसका यूज फेजर डायग्राम का? नहीं समझा मैं तुम्हारी बात को। सर यूज है फेजर डायग्राम का यूज किया हमने। यू से यूज थ्रू भी है ये फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम का यूज क्या है, यही पूछ रहे हो क्या? हाँ। क्वेश्चन को काफी ज्यादा आसान कर देता है सॉल्व करने के लिए। अगर मैं इसमें वेव्स की बात करूंगा तो ये वेव्स में फेजर डायग्राम काफी इजी वे में सॉल्व करके देगा। इनिशियल फेज कांस्टेंट निकालना हो, चाहे तुम्हें निकालना हो कि कितना टाइम लगेगा, तो ये सारे कैलकुलेशन फेजर डायग्राम से काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को पहले बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। मुझे लग रहा है कि फेजर डायग्राम तुम्हारा वीक है। तो ये अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो दिस इज एक्स एक्सिस, और इस लोकेशन पे मीन पोजीशन कहलाएगा। इस लोकेशन को हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे, और इस लोकेशन को एक्सट्रीम पोजीशन नेगेटिव वाला बोलेंगे। पार्टिकल हमारा मोशन ऐसा कर रहा है, ये इस तरीके से ऐसे गया और ऐसे गया, ये शैडो। तो ये फर्स्ट जो पोर्शन है, इस सर्कल को भी मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा।
ऊपर वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, काइंड ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट, और ये फोर्थ पार्ट। तो इधर से इधर जो जा रहा है ये फर्स्ट पार्ट कहलाएगा, ये सेकेंड पार्ट हो जाएगा, ये थर्ड पार्ट, और ये फोर्थ पार्ट। तो पार्टिकल अगर इस जगह पे है तो हम लोग सेकेंड पार्ट को रिफर करेंगे, अगर पार्टिकल इस जगह पे है तो थर्ड पार्ट को रिफर करेंगे। क्लियर है क्या? ऐसे हमें सोचना है। यस सर। अगर पार्टिकल इस पर्टिकुलर बीच में लोकेशन में होगा, यहाँ पे होगा, तो इसके लिए दो लोकेशंस हमें मिल रहे हैं, एक तो नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो कौन सा लोकेशन चूज करना है मुझे, ऊपर वाला चूज करना है या नीचे वाला चूज करना है? तो हमें डिसाइड करना होगा। ये पार्टिकल फर्स्ट वाले लोकेशन में है तो मुझे चूज करना है फर्स्ट वाला, फर्स्ट पार्ट का, मतलब जो भी सर्कल है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करा, तो फर्स्ट क्वार्टर सर्कल, क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये इसके बराबर होगा। और हमें हमेशा जो एंगल लेना है इस जगह से लेना है, क्योंकि ये हमारा रेफरेंस है। हमें हर एक एंगल या फिर फेज को बताना होता है, तो इसी जगह से हम लोग बताएंगे। समझ में आ रहा है क्या? अगर पार्टिकल इस जगह पे आया तो हमें ये एंगल बताना पड़ेगा, इसे हम लोग फेज बोलेंगे। चलो अब आगे चलते हैं, इसको क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया था, याद करो, इस जगह पे था मीन पोजीशन, इस जगह पे एक्सट्रीम पोजीशन। तो a/2 से लेकर के इस तरफ जाना है तो टाइम कितना लगेगा, इसे निकाल के बताओ फेजर से, फिर मैं करके बताता हूँ। और दूसरा तुम्हें ये भी करना है कि अगर वो a/2 से माइनस ऑफ √3 a/2 तक जाता है तो कितना टाइम लगेगा। इन दोनों को हम लोग फेजर से करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, पूरा फुल सर्कल होगा। और ये है एक्सट्रीम पोजीशन, और ये मीन पोजीशन वाला, और ये लोकेशन। तो इस लोकेशन से पार्टिकल को इस लोकेशन तक जाना है, और कितने से ये रोटेट कर रहा है, ये ओमेगा से। तो कितना एंगल रोटेट किया मुझे ये निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं एंगल निकालूंगा। ये डिस्टेंस कितना है, a/2 है। तो अगर इस एंगल को मैं थीटा बोलूंगा तो a/2, सॉरी ये है a हमारा, a cos थीटा एंड a sin थीटा, ये कितना हो जाएगा, a/2। सो थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो ये हमारा 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का एंगल रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा, काफ़ी आसान है। अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। 60 को हम लोग रेडियन में पुट कर लेते हैं, पाई/3 इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। सो टाइम इज इक्वल्स टू पाई/3, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई/कैपिटल T/6। ये आंसर आ गया। इस वाले पार्ट के लिए हम लोग करते हैं। ध्यान रखना, तुम सही पार्ट को चूज करो। अगर पार्ट तुम्हारा सही चूज नहीं होगा तो तुम्हारे आंसर गलत आ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन में डाउट है मुझे। पार्टिकल को इस जगह से इस जगह तक जाना है, तो दिस इज फर्स्ट पार्ट, रेफर कर रहे हैं हम लोग सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। और मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसा सर्कल है।
तो ये जो पार्टिकल इनिशियल लोकेशन पे है और ये पार्टिकल फाइनल लोकेशन पे है, तो इनिशियली मुझे पार्टिकल को दिखाना है कि सर्कुलर पार्ट पे कहाँ पे है, तो वो किस लोकेशन पे होगा, इस लोकेशन पे, क्योंकि ये दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट एंड दिस इज फोर्थ पार्ट। और वापस से इसे कहाँ पे जाना है, इस लोकेशन पे जाना है, इस लोकेशन पे जाना है। पार्टिकल को इस जगह से होते हुए इस तरफ जाना है, इनिशियली इस जगह पे था, फाइनली उसे इस जगह पे जाना है। तो बताओ कितना एंगल रोटेट करेगा ये। तो पहले तो तुम ये एंगल निकाल लो, देखो लेंथ कितना आ जा रहा है, परपेंडिकुलर, ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा a/2, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस √3 a/2 है। तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, 90 को π/2 बोलूँगा, तो टाइम कितना आ जाएगा t/4। बात समझ में आई क्या या नहीं आई। यस सर। हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे भी और क्वेश्चन देखेंगे, टफ वाले जेई वाले क्वेश्चन देखेंगे, और फिर आगे हमारा अच्छे तरीके से आएगा। ये जो हम लोग कर रहे थे वो बेसिक पार्ट कर रहे थे हम लोग, है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है। आगे हम लोग का सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन पार्ट आएगा।